आप देख रहे हैं खबरदार। मोदी कैबिनेट के विस्तार में ऐसे ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं जिनके बारे में शायद विपक्ष ने भी नहीं सोचा होगा। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। वैसे ये दूसरी बार है जब डॉक्टर हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी वापस ली गई। डॉक्टर हर्षवर्धन को साल 2014 में मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। बीच में उनसे स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा लेकर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। बाद में दूसरी बार मोदी सरकार की सत्ता में वापसी हुई तो डॉक्टर हर्षवर्धन फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। अब एक बार फिर उनसे यह पद वापस लिया गया है। हमने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे का कोरोना टेस्ट किया है, क्योंकि तीसरी लहर के खतरे के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो जाना कोई छोटी बात नहीं। और जैसा कि आने वाले समय में इस बात की भी पर्याप्त चर्चा है, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, ये तो कोई आज विश्वास के साथ नहीं कह सकता। जब डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अनिश्चितता जता रहे थे, तब निश्चित तौर पर उन्हें विश्वास रहा होगा कि तीसरी लहर आए या ना आए, देश के स्वास्थ्य मंत्री तो वही रहेंगे। उन्हें क्या पता था कि लाखों लोगों की जिंदगी छीन लेने वाली कोरोना की दूसरी लहर उनसे उनका स्वास्थ्य मंत्री का पद छीन लेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन को मंत्री पद से इस्तीफा देने का शौक तो जरूर रहा होगा, लेकिन विपक्ष को मजे आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या कभी सोचते हैं क्या खाली मिनिस्ट्री रिशफल करने से सब फायदा हो जाएगा? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा कबूल नहीं किया है, बल्कि इस इस्तीफे का भावार्थ ये निकाला जा रहा है कि ये एक तरह से सरकार का कबूलनामा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। कोरोना की दूसरी लहर से हुई तबाही को रोकने में बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन फेल साबित हुए। दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन, इलाज और दवाइयों की कमी को दूर करने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नाकाम रहा और देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और वैक्सीन की धीमी रफ्तार को लेकर भी। इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, एक नया मंत्रालय भी बना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और अमित शाह मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन बनाए गए हैं। विभागों का बंटवारा होना था, बस अब एक एक करके सभी विभागों में कौन से मंत्री का चेहरा आपको दिखेगा वो जानकारी हम आपको देंगे। तो पहली जानकारी यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार अमित शाह को सौंपा गया है। हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन होंगे अमित शाह। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह के पास है, लेकिन आज जो विस्तार हुआ है उसमें क्या फेरबदल भी कुछ नजर आने वाला है देखने के लिए अमित शाह को। बहरहाल मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिस तरह का नाम है उसी से आप इस मंत्रालय की जिम्मेदारियां समझ सकते हैं, किस तरह का सहयोग, किस तरह का अलग अलग मंत्रालय साथ मिलकर क्या कामकाज। हालांकि जब से मोदी सरकार को हमने देखा है उस समय से कुछ ऐसे नए मंत्रालय हैं जो जरूर नजर आए हैं, जिनमें गंगा सफाई का भी एक मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जिसका गठन किया गया है, इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ नए नए चेहरों के साथ साथ एक नया मंत्रालय, और उस मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई है। अमित शाह यूपी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तमाम जिम्मेदारियां संभालते रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा और उनसे तमाम ये सवाल भी पूछे जाते थे कि क्या सरकार के भीतर भी कोई जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन पार्टी अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ा और उसके बाद से गृह मंत्री के तौर पर देश के रहे। बहुत सारे अहम फैसले उनके गृह मंत्री रहते हुए लिए गए हैं, लेकिन ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है उसमें हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अब अमित शाह।
देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसे बल देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस समय जुड़ रहे हैं। हिमांशु, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन हिंदुस्तान के पहले हो जाएंगे अब अमित शाह। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत से चेहरों में फेरबदल देखा गया, लेकिन अब ये नई जिम्मेदारी अमित शाह के लिए। देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है अमित शाह के कंधों पे डाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय बनाया गया है जिसमें सहकार से सरकार तक सारी चीजें समाहित होंगी और आम आदमी के लिए बहुत कुछ होने वाला है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती है, अमित शाह इन सब चीजों को बहुत भली भांति से जानते हैं, पहचानते हैं और इनमें काम कर चुके हैं। तो एक बड़ी चीज जो है ये कह सकते हैं कि अमित शाह जो है कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के जो मंत्री है वो बनने जा रहे हैं। और साथ ही मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल मनसुख मांडविया को भी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कोविड के अंदर काम किया और केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो उन्होंने रेमडेसिविर से लेके वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जो है काम करके दिखाया और एक तरीके से वैक्सीन की 2 कंपनियों के कई भारत के अंदर अन्य कंपनियों के साथ जो है वो टाई अप कराया। स्पुतनिक का 5 कंपनियों के साथ भारत पर टाई अप कराया, जिससे वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ सके। रेमडेसिविर की जब जो है वो कमी थी, उसको पूरा कैसे किया जाए, उसके प्रोडक्शन को लेकर उन्होंने लगातार मेहनत की, जिसका उनको जो है आज ये कह सकते हैं कि पुरस्कार मिला है। उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है जी। और इसके साथ ही जिस तरीके से ऑक्सीजन की जब कमी देखी गई थी, उस समय भी आगे बढ़ चढ़कर काफी उनका काम था और इसीलिए मनसुख मांडविया, जो कि नए स्वास्थ्य मंत्री हिंदुस्तान के, एक एक करके ये जो विभागों का बंटवारा अभी चल रहा है, एक एक करके सभी विभागों की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। लेकिन 2 बड़ी खबरें। अव्वल तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है जिसका गठन किया गया है पहली बार, उसमें अमित शाह नया चेहरा नजर आएंगे और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बन गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कमल भी इस समय न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राहुल, बहुत सारे चेहरे चौंका रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उसी चौंकने का एक हिस्सा था कि भाई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं रहेंगे, इसकी सुगबुगाहट तक नहीं थी। अब मनसुख मांडविया को वो जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर मोदी सरकार अपनी तरफ से ये साफ संदेश देना चाहती है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अप्रेजल होगा। अभी अभी हमें खबर मिली है कि स्मृति ईरानी को विमेन और चाइल्ड वेलफेयर, महिला और बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। ये केवल उनका इकलौता विभाग होगा। प्रधानमंत्री से नज़दीक रखने वाले कई सारे जो अधिकारियों से, साथ ही इस सरकार में जो अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत चल रही है, उसके हिसाब से सरकार ने तय किया है कि क्योंकि विमेन वेलफेयर एक बहुत बड़ा केंद्र है प्रधानमंत्री का, इस वजह से स्मृति ईरानी केवल और केवल, पहले वो टेक्सटाइल्स और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी, अब वो केवल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगी। सरकार का कहना है कि बहुत अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा डॉक्टर मुंजारप्पा महेंदर भाई, जो कि एक मेडिकल नॉलेज रखते हैं, उन्हें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है फैमिली वेलफेयर का। जैसे कि आपने बताया कि मनसुख भाई मंडाविया को केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स दिया गया है, साथ ही साथ उनको हेल्थ भी दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे वक्त पे जब डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगा कि इस पूरे कोरोना वायरस काल के दौरान उनका परफॉर्मेंस पर्याप्त नहीं था, ऐसे में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले पटेल समुदाय के नेता मनसुख भाई मंडाविया को जिम्मेदारी दी गई है। अगले साल में गुजरात में चुनाव होने और लेवा पटेल, कड़वा पटेल की जो कम्युनिटी है वो मांग कर रही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मंडाविया को एलिवेट करके एक पॉलिटिकल मैसेज गुजरात के चुनावों पर नजर रखते हुए और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो चेंजेस किए गए वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को नजर रखते हुए किया गया। फर्क यह है कि साधारण तौर पर एक वक्त एक सूची आती थी जिसमें सारे नाम होते थे, अब हमें लग रहा है कि एक एक करके ये नाम आ रहे हैं और समझाया जा रहा है कि जो फैसला लिया गया है उसके पीछे कारण क्या है। श्वेता, और कोऑपरेटिव्स का एक पूरा मंत्रालय बना देना और उसमें अमित शाह को ही पहला मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन घोषित करना, इसे भी क्या हम उसी क्रम से जोड़कर देखें
क्योंकि कोऑपरेटिव्स की मौजूदगी और उससे जो आम लोगों का जुड़ाव है, किस तरह से उनका जीवन यापन है उससे। न केवल ये, साथ ही साथ जो पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं, वो चाहे गन्ना मूवमेंट हो उत्तर प्रदेश का या महाराष्ट्र का, या कॉटन मूवमेंट हो, या फिर दूध का जो मूवमेंट है, डेयरी का जो मूवमेंट है, ये पॉलिटिकल सोर्स भी है। कांग्रेस जैसी पार्टियां हो महाराष्ट्र में, एनसीपी हो, बहुत ज़्यादा इनकी राजनीतिक ताकत इन्हीं कोऑपरेटिव मूवमेंट से आती थी। तो एक तो ये जरिया है लोगों की आमदनी बढ़ाने का, अगर इन कोऑपरेटिव्स को अच्छे से चलाया जाए। और इसी की गंभीरता को दर्शाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को खुद ये प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दी है कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को चलाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर फार्म रिफॉर्म की बात हो रही है कि जो कृषि के क्षेत्र में सुधार किए गए वो लोगों को समझ में आए और उनका फायदा लोगों तक पहुंचे। अगले 2.5 साल में लोगों को फील होना चाहिए कि उनकी जिंदगी बदली। सरकार को लग रहा है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए वो कर पाना काफी हद तक संभव होगा। इसी वजह से एक पॉलिटिकल हैवी वेट गृह मंत्री अमित शाह को खुद प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। हिमांशु, कहां तक सूची अभी तक स्पष्ट हुई है? कौन कौन से विभागों का बंटवारा हो चुका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी को जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर ही रखा गया है। उनके साथ जो है एमओएस है मंजू पारा, महेंद्र भाई, वो रहेंगे। तो एक तरीके से ये देख सकते हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट भी है। और कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का जो है वो अमित शाह को दिया गया, जो गृह मंत्री है। और प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर भरोसा जताया कि जिस तरीके का उनका कामकाज का स्टाइल है वो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए काम भी किया है। और अब देश के अंदर कैसे पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए अमित शाह के कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली है। तो ये माना जा सकता है कि एक बड़ा सारे विभाग फेरबदल जो है पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय दिया जा रहा है। जी राहुल, टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री पीयूष गोयल को दी गई है। इसके अलावा कि वो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं ही, इसके अलावा टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री उन्हें दी गई है। कोशिश की जा रही है कि जो एक्सपोर्ट विभाग है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत सारे आयात निर्यात आते हैं और टेक्सटाइल्स भारत का एक पारंपरिक तौर पे बड़ा केंद्र था एक्सपोर्ट्स का, तो उस पर पीयूष गोयल सिनर्जी की बात की गई कि 30 मिनिस्टर्स हैं वो 53 मंत्रालयों को हैंडल करेंगे। इसके तहत पीयूष गोयल को दी गई है टेक्सटाइल्स की जिम्मेदारी कॉमर्स और इंडस्ट्री के अलावा। इसके अलावा वो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मंत्री रहेंगे। तो साफ तौर पे सरकार ये मैसेज दे रही है कि बहुत अहम जिम्मेदारी पीयूष गोयल को, उनकी वर्तमान जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं और स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल का जो मंत्रालय था वो अब दिया गया है पीयूष गोयल को। श्वेता जी, ये बहुत बड़ी जानकारियां जो लगातार हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु, जो राज्य मंत्री हैं उनका भी विभाग एक एक करके धीरे धीरे बताया जा रहा है। अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग को लेकर कुछ स्पष्ट है या नहीं? अभी कुछ और इंतजार, अभी फेरिस्त में है वो? देखिए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो छन कर आ रही है। तो ये जरूर है कि अब से कुछ देर के अंदर, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर जो है ये क्लियर हो जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है। तो पीयूष गोयल अगर टेक्सटाइल और कॉमर्स के साथ साथ देख रहे हैं तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब ये माना जा सकता है कि पीयूष गोयल जो है वो रेलवे नहीं देखेंगे। तो रेलवे की जिम्मेदारी क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जाएगी? जानकारी मिली है कि अश्विनी वैष्णव, जो कि IAS के पूर्व अधिकारी हैं, 1994 बैच के नंबर 4 थे उस श्रेणी में, जिनको आज स्वेर इन किया गया, उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस और साथ ही साथ रेलवेज। यानी कि एक तरीके से अश्विनी वैष्णव, जो कि एक टेक्नोक्रेट हैं, पूर्व सरकारी अफसर रह चुके हैं, उन्हें बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ IT, कम्युनिकेशंस और रेलवेज। रेलवेज प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत अहम प्रायोरिटी सेक्टर है। ऐसे में रेलवेज और IT को जोड़ा जा रहा है ताकि रेलवे में तकनीक का इस्तेमाल हो सके, ताकि पैसेंजर सेफ्टी और कन्वीनियंस पर जोर हो। ये जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ पर आज तक पर हम ब्रेक कर रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव भारत के नए रेल मंत्री होंगे। उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशंस की जिम्मेदारी दी गई है। ये जानकारी सिर्फ एक्सक्लूसिवली हम इस वक्त, श्वेता, आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं। और हमने ये कल से बताया है राहुल, जब से कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है कि टेक्नोक्रेट्स पर और ऐसे लोगों को जो अपने अपने क्षेत्र में अधिक जानकारी रखते हैं, फील्ड की जानकारी रखते हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। और उसी क्रम में देखिए अश्विनी वैष्णव, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है रेल मंत्रालय की, अब क्या अपेक्षा होगी उनसे? वो उनकी अभी तक की जो प्रतिभा है, जो उनकी खासियतें हैं, उसे देखकर हम
लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी कैबिनेट विस्तार में अलग अलग विभागों का आवंटन चल रहा है, उससे तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट होती जा रही है। स्मृति ईरानी अब केवल महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को देखेंगी और उनकी जो टेक्सटाइल मंत्रालय था जो उनका, वो अब पीयूष गोयल तक पहुंच चुका है। यानी राहुल, आज का दिन खत्म होते होते सबके विभाग हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे, सीधे तौर पर हम समझ जाएंगे। और ये जो नाम कटे हैं उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का समझ में आता है, कोरोना का समय, दूसरी लहर, लेकिन क्या रविशंकर प्रसाद जिनके पास ढेरों मंत्रालय थे, उन पर गाज आखिर क्यों गिरी है? क्या यह स्पष्ट हो पाया है? जब ये सवाल पूछा गया तो ये भी कहा गया कि आप देखिए कि राज्यसभा में सरकार की तरफ से जो लीडर होगा उसकी पोस्ट भी अब खाली हो गई, क्योंकि पहले थावरचंद गहलोत थे, उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना के भेजा गया, तो अब वो एक जगह खाली हो गई है। तो ऐसे में तय करना है कि क्या जिन मंत्रियों का आपने नाम लिया जिन पर आज गाज गिरी, क्या उनमें से किसी एक को ये अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि मंत्री बनना कोई भी प्रेफर करेगा क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन तो छोटे वक्त के लिए होता है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अभी मुझे जानकारी मिली है कि शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। ये खबर सबसे पहले हम आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं। मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अभी तेल मंत्री हैं, ये जानकारी हमें मिली है कि ये जो विभाग है अब धर्मेंद्र प्रधान चलाएंगे। प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते हैं धर्मेंद्र प्रधान को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक अपनी छवि बनाई है एक ऐसे शख्स के तौर पे जो कि बहुत मेहनत करते हैं, जो कि रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा की अहम जिम्मेदारी, जो कि पहले रमेश निशंक पोखरियाल की थी, उनसे लेके अब ये जिम्मेदारी दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को। ये अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी क्या? वो अभी भी पेट्रोलियम मंत्री रहेंगे क्या? ये चीज स्पष्ट है? मुझे नहीं लगता कि वो पेट्रोलियम मंत्री रहेंगे, क्योंकि अगर होता तो जो जानकारी मुझे मिल रही है उसमें ये स्पष्ट होता कि वो पेट्रोलियम के भी मंत्री रहेंगे। कंसोलिडेट किया गया, क्योंकि आप देखिए जो पीएम ने मैसेज दिया कि मैं सिनर्जी चाहता हूं इंडिया टुडे ग्रुप में, श्वेता आप जानती है कि सिनर्जी बहुत अहम है, ताकि एक आदमी से ज़्यादा काम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनलों पर करवाया जा सके। वही सोच प्रधानमंत्री मोदी अपनी सरकार में भी डाल रहे हैं, तो प्रोफाइल पोर्टफोलियोज को ज्वाइन कर रहे हैं काम के हिसाब से। तो ऐसे में शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ के एक मेगा विभाग बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी उड़ीसा से आने वाले सांसद धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। और कहीं ना कहीं उन्हें नवीन पटनायक के बाद मुख्यमंत्री के तौर पे उड़ीसा में डेवलप करने की भी कोशिश हो रही है, इसीलिए लगातार उनका कद भी बढ़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री उनके काम से बेहद खुश भी हैं। पुराने जो मंत्रालय, जो अहम मंत्रालय संभालने वाले हमारे मंत्री हैं, यानी कि उसमें भी अभी फेरबदल संभव है? हो सकता है कि वहां पर भी कुछ फेरबदल हमें, चाहे चूंकि अब एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर को एक फुल कैबिनेट मंत्री रहेंगे, उनका प्रमोशन हो गया है, बहुत कुछ फेरबदल हम देख सकते हैं, या पारंपरिक तौर पर जो अभी तक चल रहा है वही चलता रहेगा? कुछ इसको लेकर संकेत हैं? श्वेता, आप क्रिकेट की फैन हैं, आप गोगली फेंक रहे हैं या फिर बाउंसर? इस सवाल का जवाब देना बेहद खतरनाक है। हम वैसे ही जितनी भी खबर है वो पुख्ता तौर पे सबसे पहले आज तक पर ही ब्रेक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा होशियारी इसमें होगी कि जो गारंटीड और 100% सही खबर है हम उस पर जोर दें। आगे प्रधानमंत्री के जहन में क्या चल रहा है? देखिए, काफ़ी देर से चर्चा चल रही थी कि जो 12 मंत्रियों को हटाया गया उनमें से कुछ के पद हट सकते हैं या उनका प्रोफाइल चेंज हो सकता है, इस पे तो चर्चा चल रही है। लेकिन रविशंकर प्रसाद या प्रकाश जावड़ेकर जैसे नेताओं की विकेट गिर जाएगी या फिर उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा, ये क्लियर नहीं था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कुछ कहूं जो कि 15 मिनट गलत निकले, 15 मिनट बाद गलत निकले। तो बेटर ये है कि आपने जो गूगली फेंकी उसका मैं स्ट्रेट बैट से जवाब दूं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सबसे पहले खबर आज तक पर ही ब्रेक करने की कोशिश करेंगे श्वेता। क्योंकि नितिन गडकरी हो गए, उनके जो मंत्रालय है उसका कामकाज बढ़िया चल रहा है और ऐसा लगता नहीं कि नितिन गडकरी को छोड़कर कोई दूसरा चेहरा दिखेगा, या फिर रक्षा मंत्री हो गए राजनाथ सिंह। ये सारे चेहरे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। लेकिन स्मृति ईरानी को अगर हम केवल एक मंत्रालय के साथ, एक प्रभार के साथ अगर राहुल देख रहे हैं, तो इसमें हम वाकई सरकार की उस सोच को, जो वो बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और वो केवल एक विभाग को समझा रहे हैं, वो समझे, या फिर हम ये समझे कि एक विभाग छीना गया? देखिए, अब तो वो तो एनालिसिस की बात है। जो स्मृति जी को पसंद करते हैं उन्हें लगेगा कि क्योंकि प्रधानमंत्री
के कार्यालय की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है वो बहुत स्पष्ट है कि उनको लगता है कि वाकई में महिला कल्याण प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए स्मृति ईरानी को यह दी गई है। मेरे पास नई जानकारी आई है वो ये कि अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स और पेट्रोलियम का मंत्रालय हरदीप पुरी को दिया गया है। ये नई जानकारी अभी अभी सबसे पहले हम आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स, शहरी विकास का जो मंत्रालय है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम का मंत्रालय, ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ताकि जो इन्वायरमेंट है, हमारा क्लाइमेट है, उसको ख्याल में रखते हुए देश की नीतियां बने, उस सोच के तहत हरदीप सिंह पुरी को देश का नया अर्बन और हाउसिंग डेवलपमेंट और पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया है। ये जानकारी सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं। यानी वही बात जो हम कह रहे थे कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे, तो नहीं, वो शिक्षा मंत्रालय के लिए अब जिम्मेदार रहेंगे। वो शिक्षा मंत्री, देश के नए स्किल डेवलपमेंट मंत्री, लेकिन शहरी विकास मंत्री बने रहेंगे हरदीप पुरी, और साथ में उससे उन्हें नया पेट्रोलियम मंत्री भी बनाया गया। ऐसे में एविएशन के लिए यानी नया चेहरा हो सकता है राहुल? होगा ही, क्योंकि अगर ये तय हो गया है कि जो मिनिस्ट्रीज मिली हैं हरदीप पुरी को उनमें एविएशन नहीं है, तो साफ तौर पे नागरिक उड्डयन के लिए प्रधानमंत्री ने एक नया चेहरा चुना है। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि इसमें कई गूगली भी होंगी, कई बाउंसर भी, क्योंकि सीधे तौर पे तो हाउसिंग अफेयर्स और अर्बन का पेट्रोलियम से कोई वाकई में लेना देना नहीं है, लेकिन लॉजिक ये दिया गया है कि चूंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या कम से कम देश की नीतियाँ इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उस लिहाज से इन पोर्टफोलियोज को जोड़ा गया है। और हरदीप पुरी, और कहीं ना कहीं हरदीप पुरी का कद भी बड़ा है। इससे पहले वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अगुवाई कर चुके हैं, हिंदू कॉलेज में पढ़े थे, बहुत बेहतर डिबेटर हैं, और आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं, फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को ऐसे लोग पसंद हैं। आरके सिंह हो, पहले होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, आरा से आते हैं, बिहार से, उनका भी प्रमोशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को लगता है कि जब टेक्नोक्रेट्स की बात होती है, कोई आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से किसी को लेके सीधे मंत्री बना दे, ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है। उनकी सोच ये है कि ऐसा आदमी आए जो कि सरकार में रह चुका है या उसने पहले कुछ किया है, उसको हम एमपी बनाएं, उसको ग्रूम करें, पॉलिटिकल सिस्टम में उसको ढालें और फिर उसको ये जिम्मेदारी दें। और हरदीप पुरी ने एक बड़ा यहाँ पे छक्का मारा है, क्योंकि उनके लिए अहम जिम्मेदारी है। उन्हें फुल मिनिस्टर, पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज थे, अब वो फुल कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं। और पेट्रोलियम जो कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास था, वो अहम जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। हाउसिंग अफेयर्स की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, अर्बन अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। और प्रधानमंत्री का जो पेट प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता का, उस प्रोजेक्ट पर भी उस प्रोजेक्ट पे भी हरदीप पुरी काम कर रहे हैं। श्वेता जी, और कुल मिलाकर हम जितने भी अभी तक नाम नई जानकारी आई है, मेरे पास नई जानकारी आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन का मंत्रालय सौंपा गया है। यंग फ्रेश डायनामिक फेस के तौर पे कांग्रेस से आए, राहुल गांधी के नजदीकी, अब बीजेपी में शरीक ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन विभाग दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सरकार उम्मीद कर रही है कि एक नई ऊर्जा लेके आएंगे, नई आइडियाज लेके आएंगे। एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के लिए बहुत अहम प्राथमिकता है। ऐसे में ये कोशिश भी होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं, उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है कि अब से वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि एक तरीके से बड़ा प्रमोशन है। कांग्रेस में बैठे हुए थे, राहुल गांधी से नाराज थे, उन्हें लग रहा था कि उनका वहां पे कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी की टीम में एंट्री ली और अब उन्हें सीधे कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सिविल एविएशन, जो कि कोविड काल में काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियां हैं, एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, वो स्पाइस जेट हो, वो बुरी तरह से प्रभावित हैं। उनके लोन्स, उनका डेट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वाकई में नए आइडियाज़ की उम्मीद है, की ज़रूरत है, ताकि नागरिक उड्डयन को रिवाइव किया जा सके जैसे जैसे ये सेकेंड वेव खत्म हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो नागरिक उड्डयन के मंत्री होंगे। ये जानकारी सिर्फ और सबसे पहले श्वेता आपके जरिए हम आज तक के दर्शकों को बता रहे हैं। जी, हालांकि जिम्मेदारियां उन्होंने कांग्रेस सरकार में एक मंत्री के तौर पर जरूर निभाई थी, लेकिन अब मोदी सरकार में उन्हें कब मंत्री बनाया जा सकता है, ये जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब से इस बात की चर्चा थी। लेकिन अब जो मंत्रालय उन्हें मिला है वाकई बहुत सारी चुनौतियों के साथ मिला है, और
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर कांग्रेस से बाहर वो बेहतर भविष्य के लिए निकले तो अब उस बेहतर भविष्य को गढ़ने के लिए उन्हें खुद काम यहां पर अब करना पड़ेगा इस मंत्रालय में। अब देखिए जो मंत्रालयों में फेरबदल है, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के सुपुर्द और अब नए मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल अभी तक संभालते थे, उनकी जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं और अब अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संभालने वाले हैं। कपड़ा मंत्रालय जो है, जो टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है, वो स्मृति ईरानी से लेकर अब दे दी गई है पीयूष गोयल को। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय संभालेंगी। पहले की ही तरह 2 मंत्रालयों में से एक उनका चला गया है पीयूष गोयल के पास। अब पीयूष गोयल के पास और भी अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, लेकिन स्मृति ईरानी के पास एक मंत्रालय महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी खबर अभी अभी आई है कि वो नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे देश के नए, कोरोना के ऐसे समय में जब पर्यटन से लेकर और उससे जुड़े हर एक विभाग के सामने सैकड़ों चुनौतियां हैं। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री देश के नए, उनको केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय भी सौंपा गया है। शिक्षा मंत्री अभी तक निशंक हुआ करते थे, लेकिन अब पेट्रोलियम मंत्री पहले जो थे धर्मेंद्र प्रधान, अब वो ये विभाग यानी कि शिक्षा विभाग संभालेंगे नए शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान। तो कुल मिलाकर कितना बदलाव, कितना फेरबदल, ये सारी तस्वीरों के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। मोदी